बानी और अंश दो अनाथ भाई बहन थे। उनके माँ बाप एक दुर्घटना में मारे गए थे। तब ये दोनों बहुत ही छोटे थे। इसके बाद वे अपनी चाची फूलमती के पास रहने लगे। दोनों भाई बहन उसे फूलमती चाची कहते थे। फूलमती जागीरदार की पत्नी के पास नौकरी करती थी। बड़े घर में नौकरी करने की वजह से फूलमती के मन में अहंकार समा गया था। वह दूसरे लोगों को अपने से छोटा समझने लगी थी। दोनों बच्चों से भी बहुत कठोर व्यवहार करती थी। बानी और अंश का मन दुखी रहता था, पर ये दोनों बच्चे जाते भी किसके पास? कोई भी तो नहीं था इनका अपना। फूलमती का अपना कोई बच्चा नहीं था। जागीरदार की पत्नी मरते समय फूलमती के लिए कुछ धन छोड़ गई थी, इसलिए जैसे तैसे फूलमती और बच्चों का जीवन चल रहा था। दोनों छोटे थे, पर दूसरे बच्चों जैसा जीवन नहीं था उनका। जब जब वे दूसरे बच्चों को हंसते खेलते देखते तो उनका मन रो उठता। और फिर एक दिन फूलमती चाची भी चल बसी। अब तो बानी और अंश बिल्कुल ही अकेले रह गए थे। हाँ, फूलमती के कुछ मित्र अवश्य थे जिन्होंने तय किया कि बानी और अंश के लिए अनाथ आश्रम ही सबसे अच्छी जगह है, लेकिन दोनों को अलग अलग अनाथ आश्रम में जाना था, क्योंकि लड़के लड़कियां अलग अलग रहते थे। जब बानी और अंश को ये बताया गया तो वो बहुत परेशान हो उठे। उन्होंने सोचा, चाहे जो हो जाए हम एक साथ ही रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। तभी अंश को याद आया, फूलमती चाची के एक रिश्तेदार सर्कस में काम करते हैं जिनका नाम रमेश है। अंश को उनका कार्ड मिल गया था। हम उनके पास जाएंगे, शायद वहाँ हमें रहने की जगह मिल जाए। पर हम उनसे कभी नहीं मिले हैं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा? अंश बोला, तो फिर हमें अलग अलग अनाथ आश्रम में रहना होगा। नहीं नहीं, मैं तुमसे अलग होकर कहीं नहीं रहूँगी। बानी की आवाज़ में डर झांक रहा था। और फिर एक रात दोनों भाई बहन अनजान सफ़र पर चल दिए। वे कुछ नहीं जानते थे कि कहाँ जाना है और जिसके पास जा रहे हैं वह कैसा आदमी है। पर एक नन्ही सी आशा भी थी कि शायद रास्ता मिल जाए, यह रमेश नामक व्यक्ति उन्हें अपना ले, तब तो उन्हें अनाथ आश्रम नहीं जाना पड़ेगा और इस तरह अंधेरी सड़कों पर भटकना भी नहीं पड़ेगा। रात बीतने लगी। दोनों भाई बहन चले जा रहे थे। सड़क के दोनों तरफ मकानों में लोग आराम की नींद में डूबे थे, पर अभागे अंश और बानी आश्रय की खोज में भटक रहे थे। नींद सताने लगी तो दोनों एक मकान की सीढ़ियों पर लेट गए। फिर न जाने कब नींद आ गई। अचानक से अंश की नींद खुली तो एक आदमी पास में खड़ा उसे झकझोर रहा था। वह उस मकान का मालिक था। अब तक बानी की भी नींद टूट गई थी। उस आदमी को दो बच्चों को इस तरह खुले में सोते देखकर हैरानी हो रही थी। उसने पूछा तो अंश ने सारी बात कह सुनाई कि उनके रमेश अंकल अजंता सर्कस में काम करते हैं। उस आदमी ने बता दिया कि अजंता सर्कस कोलकाता में खेल दिखा रहा है। उसने कहा, बच्चों रात को मेरे घर में आराम करो, सुबह चले जाना। बाकी रात दोनों ने आराम से नरम बिस्तर पर बिताई। सुबह रमेश अंकल की खोज में चल दिए। वे पूछताछ करके बढ़ते रहे। जब अंश और बानी कोलकाता पहुँचे तो देखा कि अजंता सर्कस अभी वहाँ नहीं पहुँचा था। कुछ देर बाद सर्कस की गाड़ियाँ एक मैदान में आकर खड़ी होने लगी, जिनमें हाथी, घोड़े और बड़े बड़े पिंजरों में शेर भी थे। वे वहाँ खड़े खड़े देखते और रोमांचित होते रहे। किसी सर्कस को इतने नज़दीक से देखना दोनों भाई बहन के लिए ये पहला मौका था। उन्होंने रमेश के बारे में पूछा तो एक आदमी दोनों को अपने साथ ले गया। रमेश अधेड़ उम्र का गंभीर चेहरे वाला आदमी था। जब उसे पता चला कि उसके भतीजा भतीजी आए हैं तो वह हैरान होकर अपने तंबू से बाहर आया। अंश और बानी ने उसे नमस्कार किया, चाची फूलमती के बारे में बताया और कहा कि अब हमारे पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हम अलग अलग अनाथ आश्रम में जाकर नहीं रहना चाहते। रमेश अकेला रहता था। उसे दोनों बच्चों का आना अच्छा नहीं लगा। वह फूलमती का दूर का रिश्तेदार था। उसने यह सोचा भी नहीं था कि इस तरह दो अनाथ बच्चे उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। पर अंश और बानी को एकदम से धुतकार भी नहीं सकता था, क्योंकि सारे सर्कस में रमेश के रिश्तेदार के आने की चर्चा होने लगी थी। रमेश ने कठोर स्वर में कहा, तुम दोनों मेरे पास क्यों आए? अनाथ आश्रम में चले जाते तो अच्छा रहता। खैर, जब तक सर्कस में खेल दिखा रहा हूँ तब तक मैं तुम लोगों को साथ रखूँगा। उसके बाद जानो तुम और जाने तुम्हारा काम।
अंश और बानी रमेश के रूखे व्यवहार से सहम गए। वे जाते भी तो कहाँ। वे जानना चाहते थे कि सर्कस कब तक खेल दिखाएगा, पर कुछ भी पूछने की हिम्मत ना हुई। इस तरह बानी और अंश अजंता सर्कस के साथ रहने लगे। वहाँ की दुनिया उनके लिए अनोखी थी। दिन में सर्कस के कलाकारों को अभ्यास करते देखते तो विचित्र लगता। सर्कस जिस कस्बे में जाता, कलाकारों के बच्चे वहाँ के स्कूल में पढ़ने के लिए जाते। हर कस्बे में सर्कस 4-5 दिन तक रुकता था। अंश सोचता था कि अजीब है ये पढ़ाई, ऐसे में कोई क्या पढ़ सकता है भला। पर वे दोनों तो उस दिन तक एक बार भी स्कूल नहीं गए थे। रमेश के कहने पर वे बच्चों के साथ एक स्कूल में गए। वहाँ छात्रों ने इनका खूब स्वागत किया। छात्रों ने अंश और बानी का परिचय पूछा तो अंश ने संकोच से कहा, हम सर्कस वाले नहीं हैं, हम तो थोड़े समय के लिए आए हैं। फिर भी वो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके कि वे कहाँ से आए हैं। सर्कस कलाकारों के बच्चे स्कूल में करतब दिखाने लगे, पर अंश और बानी के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। सच तो ये था कि फूलमती चाची ने उन्हें कुछ सिखाया ही नहीं था। दोनों भाई बहन सर्कस वाले बच्चों से अलग खड़े थे। बानी ने कहा, मैं सर्कस के करतब तो नहीं जानती, पर बहुत अच्छा वायलिन बजा सकती हूँ और मैं लैटिन जानता हूँ। अंश ने गर्व से कहा। वे दोनों झूठ बोल रहे थे। वायलिन लाया गया, पर बानी ठीक से न बजा सकी। सब उसकी हंसी उड़ाने लगे। अंश डर रहा था कि कहीं उसके भी लैटिन ज्ञान की परीक्षा न लेने लगे। एक रात अंश और बानी को नींद नहीं आ रही थी। सर्कस का शोर शांत हो चुका था। कलाकार दर्शकों की भीड़ के सामने अपना कौशल दिखाकर आराम से सो रहे थे। पशुओं के बाड़ों में भी शांति थी। तभी बानी ने कहा, अंश, हम यहाँ रहते हुए भी यहाँ के नहीं हैं। हाँ बानी, यहाँ हमें कोई नहीं चाहता। रमेश अंकल तो ज़रा भी पसंद नहीं करते। आखिर हम क्या करें? हमें रमेश अंकल का मन जीतना चाहिए, तभी हम यहाँ रह सकेंगे। वे रमेश अंकल को कैसे खुश कर सकते हैं, यही सोचते सोचते सो गए। सुबह हुई तो बानी ने डेरे की सफाई करके नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। उसे आशा थी कि नाश्ता करके रमेश उसकी तारीफ़ करेगा, पर उसे निराश होना पड़ा। रमेश ने कहा, बानी, तुम्हें नाश्ता बनाना नहीं आता, आगे से कभी मत बनाना। दुख और अपमान के कारण बानी रो पड़ी। उधर अंश रमेश की कार को चमकाने में लगा था। उसे लग रहा था कि रमेश अंकल उसकी मेहनत से खुश होकर उसे शाबाशी देंगे, पर रमेश ने देखकर मुंह चढ़ा लिया और कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है, जाओ जाकर बच्चों के साथ खेलो। अंश और बानी का मन रो उठा। उन्हें लगा कि वे रमेश का मन कभी नहीं जीत सकेंगे। अंश ने बानी से कहा, बहन, मैं सोचता हूँ कि हमें कोई और रास्ता अपनाना होगा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, बानी बोली। उस दिन से उन्होंने रमेश को खुश करने की कोशिश छोड़ दी। बानी लड़कियों को सर्कस के करतब सिखाने वाली महिला के पास गई। उसने उससे सीखने की इच्छा जाहिर की। अंश राजू नामक व्यक्ति के पास गया। राजू घुड़सवारी का प्रशिक्षण देता था। वह अंश को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हो गया। अंश और बानी चुपचाप करतब सीखने लगे। यह सब वे रमेश अंकल से छिपकर कर रहे थे। वे उसे चौंका देना चाहते थे। अंश और बानी सुबह सुबह मुंह धोकर अंधेरे में करतब सीखने के लिए निकल जाते। इसी तरह दिन बीत रहे थे। रमेश को अंश और बानी के बारे में सचमुच कुछ पता नहीं था। वह उन्हें अपने ऊपर बोझ मान रहा था। वह चाहता था कि सर्कस का सीज़न ख़त्म हो तो दोनों से छुट्टी मिले। एक सुबह सर्कस में हड़कंप मच गया। सब इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। अंश भी बाहर आकर देखने लगा। सब हाथियों के बाड़े की तरफ दौड़े जा रहे थे। पता चला कि रानी नामक हथनी गुस्से में है। उसने महावत को उठाकर फेंक दिया है और न जाने क्या कर बैठे। अंश जाकर बाड़े के बाहर खड़ा हो गया। रानी बार बार सूंड उठाती और इधर से उधर हिलाती। सब कह रहे थे दूर रहो, पर अंश न जाने कब रानी के पास जा पहुंचा और हथेली से रानी की सूंड थपथपाने लगा। वहाँ खड़े लोगों में सन्नाटा छा गया। सब सांस रोके देख रहे थे। वे अंश के लिए चिंतित थे और सोच रहे थे कि रानी अब उसे पैरों से कुचल देगी, पर ऐसा कुछ ना हुआ। अंश द्वारा इस तरह सूंड थपथपाने से रानी की उत्तेजना शांत होती गई। अंश की जेब में गाजरें थीं। उसने गाजरें दी तो रानी खाने लगी। कुछ देर में वह सामान्य हो गई। अंश बहुत देर तक रानी के पास खड़ा उसे दुलारता रहा। पूरे सर्कस में अंश के साहस की चर्चा होने लगी थी। लोग कह रहे थे कि अगर अंश न होता तो रानी न जाने क्या कर डालती।
अंश मन ही मन सोच रहा था कि क्या रमेश अंकल ने भी ये बात सुनी होगी। वह सर्कस का आखिरी दिन था। रमेश ने अंश और बानी से कहा कि अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ। मैंने तुम दोनों के लिए एक स्कूल में व्यवस्था कर दी है। तुम्हारी फूलमती चाची के मित्र तुम्हारी देखभाल करेंगे। फूलमती चाची के मित्रों के पास जाने की बात सुनकर दोनों परेशान होने लगे। उन्हीं के पास से तो भागकर दोनों यहाँ आए थे। अब वे सर्कस की ज़िंदगी स्वीकार कर चुके थे तो उन्हें फिर से निकालने की तैयारी हो रही थी। उसी रात सर्कस के तंबू में आग लग गई जिसमें घोड़े फंस गए। अंश ने देखा तो फिर दौड़ता हुआ तंबू में घुस गया और घोड़ों को तंबू से बाहर ले आया। इस काम में उसे चोट भी आई पर उसने परवाह नहीं की। अगली सुबह सब विदा हो रहे थे। सर्कस का सामान गाड़ियों में लादा जा रहा था। अंश और बानी एक तरफ खड़े थे। वे किसी के नहीं थे, कोई नहीं था उनका। तभी सर्कस के मालिक ने रमेश से कहा, मैंने सुना है तुम दोनों बच्चों को दूर के स्कूल में भेज रहे हो। यह तो ठीक नहीं है। अब ये हमारे हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। अंश और बानी ने रमेश अंकल को पहली बार हंसते देखा। अब दोनों भाई बहन अनाथ नहीं रह गए थे। उन्हें अपना सर्कस का परिवार मिल गया था और अब वे मुस्कुरा रहे थे।